अफगानी जमीन और हिंदुकुश की पहाड़ियों ने गोलीबारी पहले भी देखी थी, लेकिन युद्ध इतना लंबा और भयानक होता जा रहा था कि अब उनका हर जर्रा थर्रा रहा था। भोर के ठीक 3 बजे जब बम धमाकों का आतंक छाया तो सुबह की लालिमा खतरे में दिखने लगी। जिस विज्ञान के सिद्धांत और विशेषज्ञों की देखरेख में इन तोप के गोलों और बारूद को बनाया गया था, उनकी महक फिजा में घुल चुकी थी। एक पल के लिए इस माहौल को कोई रोक कर देखे तो हवा में उड़ते कणों को देखकर उसकी रूह कांप जाएगी। जितने जोर से बम के धमाके हो रहे थे, उतने ही जोश से सैनिक भी गरज रहे थे। किसने सोचा था कि 1857 के विद्रोह में जो नहीं हुआ वो यहां होगा। हालांकि इस युद्ध के लिए फील्ड मार्शल ने अपनी एक चिट्ठी से इशारा भी कर दिया था। अब हम युद्ध के अगले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां मुझे उम्मीद है कि ज्यादा खतरा और नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब हम अपने भारतीय और इटालियन सैनिकों की सहायता से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अब ब्रिटिश को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि अब हमें अपने एक्सिस सहयोगी जापान के जाबाजों का भी साथ मिलने वाला है। जैसा कि तय हुआ है, ये टुकड़ी भारतीय सेना नायक सुभाष चंद्र बोस की देखरेख में आगे बढ़ती रहेगी और समय समय पर जर्मनी और इटली से मिले निर्देशों के अनुसार चलेगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि ब्रिटिश सेना में कई भारतीय होंगे, इसलिए हमें खुद पर भी काबू रखना होगा। ब्रिटिश सेना को हराने के लिए उनमें शामिल भारतीय सैनिकों के साथ बदसलूकी नहीं करनी है। युद्ध एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां भारतीय सैनिकों के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए जर्मन और इटालियन सैनिकों को ये कोशिश करनी होगी कि वो दुश्मन को आत्मसमर्पण करने या हथियार सौंपने के लिए मजबूर करें, न कि उन्हें जान से मारने या उन पर किसी अत्याचार की कोशिश करें। जो भी सैनिक कैदी के रूप में पकड़े जाएंगे वो तत्कालीन मौजूद सेना नायक के हवाले कर दिए जाएंगे। इस पत्र से ये भी साफ होता है कि क्यों सुभाष ने एमा से कहा था कि वो खुशकिस्मत है कि उन्हें फील्ड मार्शल एरविन रोमेल का साथ मिला है। लेकिन ये भी सच है कि जिस युद्ध में सुभाष शामिल भी नहीं होना चाहते थे, वो अब उसी युद्ध का हिस्सा बने थे और एक अंजाम के लिए आगे बढ़ रहे थे। जमीन से 15 फीट नीचे इस बंकर रूपी कमांड सेंटर में, जहां सूर्य की किरणों का पहुंचना मुश्किल था, वहां युद्ध की स्थिति को देखते हुए सुभाष की भौहें पसीने से तर थी। नवंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में कमरे की दीवारों से सीलन की बू और हवा में मनहूसियत को महसूस किया जा सकता था। लेकिन यही वो तय दिन था जब सुभाष को भी ये साबित करना था कि उनका ये कदम सही दिशा में था। इस सैन्य टुकड़ी में सिर्फ सुभाष ही एक ऐसे नायक थे जिसके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था, इसलिए न वो खुद विचलित हो सकते थे और न ही किसी और को होने दे सकते थे। नक्शे पर पैनी निगाह रखते हुए हर बिंदु पर उनकी नजर थी, क्योंकि एक चूक उनके साथ कईयों के मंसूबों पर पानी फेर सकती थी। यहाँ इटली सेना के सबसे अनुभवी जनरल मारियो बलोटा और रोमेल के सबसे भरोसेमंद कप्तान वेस्टफेल भी थे। ऐसे में सुभाष ने मेजर ढिल्लों की तरफ रुख किया, जो पिछले कई घंटों से रेडियो ऑपरेटर से जुड़ा हुआ था। कैसा चल रहा है सब? जैसा सोचा था सर, धीमा लेकिन भयानक। पूरा हाल बताओ। जैसा कि हमने तय किया था कि हमें भारी गोलाबारी नहीं करनी है, इसलिए निर्धारित 10 मिनट की गोलाबारी चल रही है। हालांकि जर्मन हमसे नाराज है, क्योंकि उनका सुझाव था कि आधे घंटे तक गोलाबारी सही रहेगी, जिससे कि हमारे सैनिकों पर ज्यादा आंच नहीं आए, और हमारी टुकड़ी ने उनसे अभी तक कोई हवाई सहायता की मांग भी नहीं की है। फिलहाल बस जमीनी लड़ाई चल रही है और नक्शे पर जिन जगहों को आपने चिन्हित किया है वहाँ ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। सुभाष मुस्कुराए और ये उस दिन की पहली मुस्कुराहट थी। हमारे सामने जो सैन्य टुकड़ी लड़ रही है उनमें आधे से ज्यादा अंग्रेज हैं और बाकी आधे में जिनको सबसे सामने रखा गया है वो गुरखा सैनिक हैं। इसका मतलब वो भी हमारी तरह ही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी टुकड़ी में भी कोई गुरखा नहीं है। इससे उन्हें लगता है कि हम पर हावी होना उनके लिए आसान होगा। सुभाष की नजर अब भी उसी नक्शे पर थी। मेजर ढिल्लों ने बताया कि 3 भारतीय सैनिकों की मौत कैसे हुई। सुभाष समझ गए कि जिस खून की मांग उन्होंने की थी, आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 17 नवंबर 1942 को आकाशवाणी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कही जिसने आजादी की इस लड़ाई के मायने बदल दिए थे।
रेडियो पर प्रसारित इस भाषण में सुभाष ने गांधी जी से लेकर चर्चिल तक को चेतावनी दी थी और सभी देशवासियों से एक विनती भी की थी। मेरे देशवासियों, आज मेरे साथ दुख और एक उम्मीद है। मुझे दुख इस बात का है कि हम अगस्त तक ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाए। हमारी सैन्य संगठन उस वक्त इतनी शक्तिशाली स्थिति में नहीं थी। हमें नहीं पता था कि ये युद्ध अभी और कितने पड़ावों से पार होगा। जर्मन और जापानी सेना ने कोई कमी नहीं रखी है और यही एक माध्यम है जिससे हम आप तक जल्दी पहुंचकर अंग्रेजों को उनकी ही जबान में सबक सिखा सकेंगे। मुझे दुख इस बात का भी है कि इस युद्ध में भारतीय के सामने लड़ने वाला भी भारतीय ही है और खून हर हाल में भारतीयों का ही बहना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे सभी देशवासियों का साथ मिलेगा। बापू, आपके और मेरे बीच राजनीतिक मतभेद भले हों, लेकिन तमाम भारतीयों की तरह मैं भी आपके शब्दों को अहमियत देता हूं। मेरी विनती है कि भारत छोड़ो आंदोलन को जिस तरीके से कुचला गया है, उसको देखते हुए अब आप भी अपना तरीका बदल लीजिए। अब जरूरी है कि ऐसे सख्त कदम उठाए जाए जिससे कि इंग्लैंड में बैठे लोगों का सिंहासन हिल जाए। बापू, अगर आप अभी भी किसी असमंजस में भी हैं, फिर भी अपना विकल्प चुनिए और देशवासियों को एकजुट रखिए। सितंबर में भारत छोड़ो आंदोलन को धराशायी करने पर चर्चिल ने संसद में ऐसी बातें कही जो चुभी भी और ये भी दिखा कि ये हमें कितना हीन समझते हैं। उन्होंने जो वहां कहा है, मैं उसी के शब्दों को यहां दोहरा रहा हूं। उसने कहा, ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारत में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है जो सबको आजादी दिलाने की बात करती है। वो कांग्रेस से ज्यादा एक हिंदू महासभा पार्टी है जिसके खिलाफ उन्हीं के लोगों ने मुस्लिम लीग बनाई है। ऐसे में इन दोनों के बीच मतभेद को देखते हुए ये पक्का है कि यहाँ ये अशांति हमेशा मची रहेगी। चर्चिल के इस कथन को हमें चुनौती देनी होगी। हमें साबित करना होगा कि जो वो सोचता है या जैसा देखता है वो कितना गलत है। उसे वो खौफ दिखाने की जरूरत है जिससे कि वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाए। और मैं चर्चिल को भी बताना चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक इस आजादी की लड़ाई में अपना धर्म या जाति नहीं देख रहा। मैं सभी देशवासियों से भी कहना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में जिन सैनिकों ने अपनी जानें दी हैं और आने वाले युद्ध के दिनों में भी अगर जान देनी पड़े तो देश की आजादी को ध्यान में रखिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि भारत की आजादी में यहां मेरे साथ पठान, बलोच, सिख, जाट, राजपूत और मराठा भी शामिल हैं और सबका बस एक ही मकसद है, अपने भारत की आजादी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ अपनी शान प्यारी है। वो भले कांग्रेस को कुछ और समझे, लेकिन उन जोकरों को यह बताना होगा कि इस देश में महाभारत भी हुआ है जहां युद्ध जीतने के लिए बड़ी सेना की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसलिए मेरे देशवासियों, आप सब मेरा साथ दीजिए। एकजुट होकर इस युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचाने में मेरा सहयोग कीजिए। अगर आप गुलाम भारत में पैदा हुए तो जरूरी नहीं कि मरे भी उसी तरह। भारत के युवाओं से मेरी विनती है कि उठो और जुड़ो हमारे साथ, ताकि इन मुट्ठी भर जोकरों को जो हम पर राज करने का गुरूर पाले हुए हैं, उनको जड़ से उखाड़ फेंके। मैं आप सबसे फिर बहुत जल्दी ही मिलूंगा और मिलूंगा भी दिल्ली में। जय हिंद। हमेशा से आपका सुभाष।
ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बोल, वो भी उस युद्ध की घड़ी में जब उन्हें भी नहीं पता था कि अगले पल में उनके साथ क्या होने वाला है।